हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 वाले पोस्ट के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में लेकर हाजिर हैं रेबीज, मलेरिया और डेंगू इससे संबंधित पिछले वर्ष में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर लेक्चर नंबर 9 को हाजिर हैं टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम ज़बरदस्त तरीके से, और सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 30 में आप 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपके कितने सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में, जिससे पता चलेगा कि आप की तैयारी किस प्रकार की चल रही है और आपकी कैसी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में सीजोंट चरण कहाँ होता है। सीजोंट चरण कहाँ विकसित होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में या लीवर कोशिकाओं में या मच्छर की लार ग्रंथ में या अस्थि मज्जा में। तो कह रहा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में सीजोंट चरण कहाँ विकसित होता है। तो हमारा लीवर कोशिकाओं में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है डेंगू वायरस कौन सा सीरोटाइप सबसे अधिक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। तो डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप सबसे अधिक गंभीर कारण बन सकता है। DE, DENV1, DENV2, DENV3, DENV4। तो कौन सा सीरोटाइप क्या होता है सबसे अधिक क्या होता है संक्रमण का गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। तो DENV2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है रेबीज वायरस मुख्य रूप से किस तंत्रिका पथ का अनुसरण करता है। मतलब किस तंत्रिका पथ के रास्ते पर क्या करता है जाता है। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, परिधि तंत्रिका या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो किस पथ पर किस तंत्रिका पथ का अनुसरण करता है। तो हमारा हो जाएगा परिधि तंत्रिकाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मलेरिया से प्रभावित व्यक्ति में ब्लैक वाटर फीवर किस कारण से होता है। प्लाज्मोडियम वायरस का हमला या भारी मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना या किडनी फेलियर या संक्रमित मच्छर के बार बार काटने से। तो क्या कह रहा है मलेरिया से प्रभावित व्यक्ति में ब्लैक वाटर फीवर ब्लैक वाटर फीवर किस कारण से होता है। तो भारी मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना क्या होता है ब्लैक वाटर फीवर का कारण होता है। कह रहा है डेंगू संक्रमण में सबसे पहले कौन सा लक्षण प्रकट होता है। प्लेटलेट काउंट में कमी, तेज बुखार, शरीर में लाल चकत्ते, मसूड़ों से खून आना। तो कह रहा है डेंगू संक्रमण में सबसे पहले कौन सा लक्षण प्रकट होता है। तो कौन सा लक्षण प्रकट होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेज बुखार। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है रेबीज के उन्नत चरण में रोगी को पानी से डर क्यों लगता है। निगलने की मांसपेशियों में ऐंठन के कारण, गले में सूजन होने के कारण, न्यूरोलॉजिकल डैमेज के कारण या संक्रमण से बुखार बढ़ने के कारण। तो कह रहा है रेबीज के उन्नत चरणों में रोगी को पानी से डर क्यों लगता है। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगलने की मांसपेशियों में ऐंठन के कारण। नेक्स्ट कह रहा मलेरिया की पहचान करने के लिए सबसे सटीक परीक्षण कौन सा है। रक्त स्मीयर, एलाइजा टेस्ट, PCR टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो क्या करा मलेरिया की पहचान करने के लिए सबसे सटीक परीक्षण कौन सा है। तो हमारा सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PCR टेस्ट। नेक्स्ट कह रहा डेंगू वायरस शरीर में मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है। रक्त में, लसिका प्रणाली में, यकृत कोशिकाओं में या त्वचा की सतह पर। तो कह रहा डेंगू वायरस शरीर में मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है। तो हमारा आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लसिका प्रणाली में। नेक्स्ट कह रहा रेबीज वायरस का संक्रमण किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। हृदय पर, फेफड़े पर, मस्तिष्क पर, यकृत पर। तो कह रहा रेबीज वायरस का संक्रमण किस अंग पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो हमारा 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क पर। नेक्स्ट कह रहा कौन सा प्लाज्मोडियम प्रजाति सबसे धीमे मलेरिया का कारण बनता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैल या प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो कह रहा कौन सा प्लाज्मोडियम प्रजाति सबसे धीमे मलेरिया का कारण बनता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरिया।
नेक्स्ट, कह रहा डेंगू हेमोरेजिक फीवर डीएचएफ में कौन सा प्रमुख संकेतक होता है? केवल बुखार या प्लेटलेट काउंट में कमी और रक्तस्राव, खांसी और गले में खराश और लाल दाने और खुजली। तो कह रहा है डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कौन सा प्रमुख संकेत होता है? तो हमारा 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट काउंट में कमी और रक्तस्राव। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज संक्रमण के पश्चात कितने दिनों के भीतर पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस दिया जाना चाहिए? 24 घंटे, 1 महीना, 10 दिन, 72 घंटे। तो कह रहा क्या रेबीज संक्रमण के पश्चात कितने दिनों में पीईपी दिया जाना चाहिए? तो हमारा हो जाएगा 72 हावर, यानी ऑप्शन नंबर डी। कह रहा मलेरिया में उपयोग होने वाली आर्टिमिसिनिन दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? क्विनाइन या आर्टिमिसिया एन्नुआ या एजा डायरेक्टा इंडिका या पैपवर सोमनीफेरम। तो किससे प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिमिसिया एन्नुआ, आर्टिमिसिया एन्नुआ। डेंगू वायरस कौन से जीनस से संबंधित है? फ्लेवी वायरस, पिकोरना वायरस या रेब्डो वायरस या पैरामाइक्सो वायरस। तो कह रहा डेंगू वायरस कौन से जीनस से संबंधित है? तो कौन से जीनस से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्लेवी वायरस। कह रहा रेबीज से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन का प्रकार कौन सा है? जीवित कमजोर किया हुआ वायरस, निष्क्रिय वायरस वैक्सीन, बैक्टीरियल वैक्सीन या mRNA वैक्सीन। तो कह रहा है रेबीज से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन का प्रकार है। तो दी जाने वाली वैक्सीन का प्रकार है निष्क्रिय वायरस वैक्सीन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मलेरिया में सीक्वेंट्रेशन प्रक्रिया क्या दर्शाती है? परजीवी का रक्त प्रवाह में नष्ट होना, रक्त से परजीवी को हटाना या लीवर पर परजीवी का छिप जाना, लीवर में परजीवी का छिप जाना या संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं की रक्त वाहिकाओं में चिपकना। तो कह रहा मलेरिया में सीक्वेंट्रेशन प्रक्रिया क्या दर्शाती है? तो हमारा हो जाएगा संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं का रक्त वाहिकाओं में चिपकना। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू का सबसे खतरनाक रूप कौन सा है? सामान्य डेंगू, डेंगू हेमोरेजिक फीवर या सेप्सिस या सामान्य वायरल फीवर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या है? डेंगू का सबसे खतरनाक रूप है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रेबीज संक्रमण के बाद मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? श्वसन विफलता, हृदयाघात, लीवर फेलियर, रक्तस्राव। तो कह रहा रेबीज संक्रमण के बाद मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा श्वसन विफलता, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया के लिए कौन सा नया वैक्सीन WHO ने 2021 में अनुमोदित किया? RTS-AS01, BCG, IPV, CHA-DOX1। तो कह रहा मलेरिया के लिए कौन सा नया वैक्सीन WHO ने 2021 में अनुमोदित किया था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RT-AS01। कह रहा डेंगू वायरस के खिलाफ कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है? डेंग वैक्सी या वेरीवैक्स या HDCV या ट्विनरिक्स। तो कह रहा डेंगू वायरस के खिलाफ कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है? तो हमारा डेंगवैक्सिया। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज वायरस को कौन सा कारक नष्ट कर सकता है? अम्लीय वातावरण, UV किरणें, अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की अधिकता। तो हमारा कह रहा है रेबीज वायरस को कौन सा कारक नष्ट कर सकता है? तो हमारा हो जाएगा UV किरणें, यानी अल्ट्रावायलेट रेज। कह रहा मलेरिया का कौन सा प्रकार सबसे अधिक घातक होता है? प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो क्या कह रहा मलेरिया का कौन सा कारक सबसे अधिक घातक होता है? तो हमारा इसको हमने पढ़ा था, इसका आंसर आपने अगर पढ़ा तो पता होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम।
नेक्स्ट, कह रहा है मलेरिया परजीवी के हाइपोन्जोइट चरण में कौन सी प्रजातियां लीवर में निष्क्रिय रह जाती हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया, या प्लाज्मोडियम विवैक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल, और प्लाज्मोडियम नोलेसी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, या प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह रहा है परजीवी में हाइपोनोजोइट चरण में कौन सी प्रजातियां लीवर में निष्क्रिय रह जाती है? तो प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, डेंगू साग सिंड्रोम यानी DSS में मुख्य जैविक परिवर्तन क्या होता है? रक्त में प्लेटलेट का बढ़ना, रक्त वाहिकाओं से प्लाज्मा का रिसाव और हाइपोटेंशन, या श्वसन विफलता, या गुर्दे की विफलता। तो कह रहा है डेंगू साग सिंड्रोम यानी DSS में मुख्य जैविक परिवर्तन क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा रक्त वाहिकाओं से प्लाज्मा का रिसाव और हाइपोटेंशन। नेक्स्ट, रेबीज वायरस मुख्य रूप से किस न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित करता है? सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइल कोलाइन, या गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। तो रेबीज वायरस में मुख्य रूप से न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करता है। तो हमारा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, GABA। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मलेरिया रोगी में सेरेब्रल मलेरिया होने का मुख्य कारण क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का मस्तिष्क की कोशिकाओं में चिपकना, लीवर में परजीवी का बढ़ना, प्लेटलेट की अत्यधिक मात्रा, इम्यून प्रतिक्रिया का कमजोर होना। तो कह रहा है मलेरिया रोगी में जो सेरेब्रल मलेरिया होने का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं का मस्तिष्क की कोशिकाओं में चिपकना। क्या है? सेरेब्रल मलेरिया का मुख्य कारण है। कह रहा डेंगू वायरस मुख्य रूप से किन कोशिकाओं को संक्रमित करता है? न्यूरॉन्स, हेपेटोसाइट्स, मोनोसाइट्स और माइक्रोफेज, या एरिथ्रोसाइट्स। तो कह रहा है डेंगू वायरस मुख्य रूप से किन कोशिकाओं को संक्रमित करता है? तो मोनोसाइट और माइक्रोफेज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कर रहा है रेबीज संक्रमण के लिए कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे अधिक विश्वसनीय है? एलिसा टेस्ट, PCR टेस्ट, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, या वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। तो कह रहा रेबीज संक्रमण के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे अधिक क्या विश्वसनीय है? तो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, यानी DFA टेस्ट। कह रहा मलेरिया से प्रभावित व्यक्ति में रिलेप्स क्यों होता है? मलेरिया परजीवी का रक्त में पुनः सक्रिय होना, प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी, या गलत उपचार, या लीवर में निष्क्रिय परजीवी का पुनः सक्रिय होना। तो कह रहा मलेरिया से प्रभावित व्यक्ति में रिलेप्स क्यों होता है? तो हमारा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर में निष्क्रिय परजीवी का पुनः सक्रिय होना। नेक्स्ट और लास्ट, डेंगू हेमोरेजिक फीवर DHF में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? तीव्र बुखार, तीव्र निर्जलीकरण, आंतरिक स्राव और आर्गन फेलियर, श्वसन तंत्रिका की विफलता। तो कह रहा डेंगू हेमोरेजिक फीवर में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रक्तस्राव और आर्गन फेलियर। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।